Hello everyone, Jai Hind everyone. Today we are going to discuss the top 50 plus PYQs and that is भाई हमें ये समझना है कि जो सवाल हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो अभी तक आए हुए सारे मैकेनिक्स में जितने भी प्रोफाइल हैं हम उसको कवर किए हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ ईयर। हमने क्या किया है इस पीडीएफ में, आपका मैकेनिक्स में कम से कम 6 से 7 होता है जिसको हमने कंपाइल किया। जैसे आप मान लो, फिर आपके पास मोशन डायमेंशन है, देन आपके बाद फोर्स है, एंड देन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद आपके पास है वर्क, पावर, एनर्जी एंड प्लस हाफ फॉर्मूला लिख सकते हैं। हालांकि फिलहाल से मैं फॉर्मूला लिखूंगा।
लिखते आ रहे हो, है ना। और रेंज को क्या लिखते हो भाई, यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी, राइट। यू एक्स क्या है आपका, याद है तो आप बहुत इजीली कर लोगे, सारा खेल खत्म है। इतना बस मेरी बात याद रख लो कि एवरेज मतलब क्या होता है, डेल्टा अपॉन में डेल्टा। अब जो भी है यहाँ पे उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले में जो लिखा हुआ है यहाँ फिलअप कर दो। अब इसके साथ अपन बढ़ेंगे, जैसे मान लो एवरेज एक्सलरेशन का लिख लेते हैं। एवरेज एक्सलरेशन इज व्हाट, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। अब सवाल समझेंगे, कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद अ कांस्टेंट
स्पीड एक थ्योरी का पॉइंट होता है कि जब हमारा आर विद वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, जानते हैं एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन कब, when it moves over half the circle, जब ये मूव करता हुआ आया और आधा सर्कल कंप्लीट किया, मतलब ए पॉइंट से आके वो ए से मूव करते हुए पे इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी किधर होगी भाई, अभी भी तो टेंजेंशियल होगी, बट आपको वेक्टर पढ़ाया गया होगा, अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो ये माइनस ए बन जाएगा, बिकॉज माइनस इज नथिंग बट इट डिनोट द सेंस। सो भाई हमें ये पता है कि एवरेज एक्सलरेशन क्या होगा, ये हमारा डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। अब भैया कोई पूछ रहा है भाई टाइम तो दिया ही नहीं है, तो ये हमारी मूर्खता है, टाइम तो दिया हुआ है, हमें पढ़ना नहीं आता है। वो क्या कह रहा है कि एक आदमी मूव कर रहा है सर्कल में जिसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड वी है, तो भैया आपको बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था ना भाई, डिस्टेंस, एकदम बेसिक फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो आपको टाइम चाहिए, तो टाइम तो भैया सबको पता है, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में वेलोसिटी विथ विच इट इज कवरिंग द डिस्टेंस। सो पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना है भैया, 2 पाई आर, और एक चक्कर काटने में उसको इतना टाइम लग रहा है। भाई देखो हमें जितने टाइम का काम है उतने टाइम में तो देखेंगे, तो हमारे पास कितने का काम है भाई, t/2 का। अब देखेंगे हमारे पास t/2 का काम है, दैट इज 2 पाई आर अपॉन में v, एंड होल को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज वी आर हैविंग आवर t डैश जो हमें चाहिए, दैट इज व्हाट, पाई आर अपॉन में v। अब अगर ध्यान से देखोगे इस फॉर्मूले में आए हम लोग, एवरेज एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में, ये क्या कह रहा था, एवरेज एक्सेलरेशन वाज डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा टी हमें मिल गया, डेल्टा वी क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल अगर ये माइनस वी है या वो वी है तो तुम्हें डेल्टा इज ऑलवेज मैग्नीट्यूड, जब तुम देखोगे वी माइनस ऑफ माइनस वी अपॉन में डेल्टा टी हमने निकाला, दैट इज व्हाट, पाई आर अपॉन में वी, ये वी अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा, सो दैट विल बिकम v माइनस माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट विल बिकम 2v, और ये v ऊपर गया, दैट विल बिकम 2v स्क्वायर अपॉन में पाई आर। आई होप ये समझ में आया होगा, है ना। और देखो ऑप्शन में 2v स्क्वायर अपॉन में पाई आर, कुछ जनता क्या करती है, जीरो मार के आ जाती है, बिकॉज उनको लगता है स्पीड कांस्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा, बट ये गलत है। आगे बढ़ेंगे अपन, बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल, और इस प्रोफाइल पे सवाल आता है, और ये अपन बचपन में जब क्लास 11 में थे तो वेक्टर पढ़ाते हुए सब लोग पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना। अभी तो तुम ये मान के चलो कि फोर्स, मान लो मैं एक चीज़ रिवाइज करा देता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी होती है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन अपन फर्दर उसको क्लासीफाई करते हैं, स्केलर और वेक्टर, राइट। तो वेक्टर हमें पढ़ाया गया है कि जो जिसके पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। फिर हमें पढ़ाया जाता था रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, राइट। मैं तुम्हें रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैसे आता है, जैसे ये मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट आर है, और हमें बचपन में ये पढ़ाया जाता था कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता था। अगर किसी को इंटरेस्ट होगा कि भाई ये कैसे आता है, देन प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल टेक अनदर सेशन फॉर दिस। बट माय डियर अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला रिकॉल करें और सवाल पे कूद पड़ें। तुम्हें दिया हुआ है और मैं बताऊंगा कि अगला सवाल और क्या पूछा जा सकता है, कहाँ वेरिएशन किया जा सकता है। We are having two force of 5 Newton, each are acting on a point mass। कह रहा है कि हमारा पूरा देख लो, if the angle between the force is 60 degree then the net force acting on the point mass has magnitude। इस सवाल से उसने दो चैप्टर कवर किया, पहला एक तो फोर्स को और दूसरा वेक्टर को। तो एनडीए में ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पे एक सवाल से 2-3 चैप्टर हमारा टारगेट में आ जाए। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इसको हटाते हैं, इसका कोई अभी सेंस नहीं है। अब अगर ध्यान से देखोगे आप
तो आपको ये दिख रहा होगा कि दो फोर्स हैं F1 और F2, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, बराबर है। मतलब अगर रिजल्टेंट निकालना है तो ये ए स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस दूसरे वाला 25 प्लस 2ab, 5 5 जा 25 एंड थीटा दिया हुआ है भाई cos 60, cos 60 इज 1/2। देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा √75, दैट इज व्हाट 5√3, है ना। और √3 की वैल्यू सबको पता होगा, नहीं पता होगा याद कर लेना 1.732। √4 की वैल्यू 1.414, ये सारी कुछ वैल्यू हमें याद करनी होगी। सो आप अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे आंसर ये आ रहा होगा। अगेन मार्क माई वर्ड, जब भी हमारे पास कोई फॉर्मूला आ जाता है, जैसे हमने बोला कि हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब भी हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला आ जाए जहां पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उस पर्टिकुलर टर्म का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। याद रखना क्या मैं इससे बोलना चाहता हूं। हमारे पास एनडीए सवाल पूछता है कि वी आर हैविंग टू फोर्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इट्स रिजल्टेंट और इट्स वैल्यू। अब ध्यान से देखना, जब भी हम बात करेंगे कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम कौन निर्धारित करेगा, तो ये तो भाई मैग्नीट्यूड है ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये दोनों मैग्नीट्यूड है ऑलवेज पॉजिटिव। जो भी क्रियाक्रम करना है इन भाई साहब ने करना है। हमें पता है कॉस थीटा का रेंज क्या होता है भाई, -1 से 1, है ना। ये मिनिमम कब होगा, जब इसमें से मैक्सिमम माइनस होगा, या शुद्ध रूप से बोलें कि जब cos थीटा मिनिमम होगा तो पूरा टर्म मिनिमम होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा तो पूरा टर्म मैक्सिमम होगा। एक बार -1 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। आपको ये अंदर में फॉर्मूला एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, और एक बार क्योंकि cos थीटा की वैल्यू प्लस और -1 हो जाएगी, तो एक बार माइनस बनेगा, एक बार प्लस। कहने का मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बार आपके पास ये दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये r की वैल्यू इसी में समाहित होगी, और लिखा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये r की वैल्यू ये क्या है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो आपको भी पता है √x² का वैल्यू क्या होगा, मॉड x, है ना। सो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाता है वो ये है a माइनस बी आर a प्लस बी के मॉड तक। ये याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है। और कैसा दूसरा सवाल पूछता है, you will be provided with the different theta and different magnitude and then you'll have to find the resultant of those particular things। आगे बढ़ेंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक सवाल है, सवाल पढ़ेंगे, आपके पास 10 सेकेंड होगा सवाल पढ़ने के लिए। ठीक है, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने सवाल पढ़ लिया होगा। अभी देखेंगे, कह रहा है कि अ रेलवे वैगन ओपन एट द टॉप, एक रेलवे वैगन है जो ऊपर से खुला हुआ है, ओपन एट द टॉप, जिसका मास क्या है भाई, m1 है, इज मूविंग विद द स्पीड v1, ये v1 स्पीड से मूव कर रहा है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ट्रैक। एज अ रिजल्ट ऑफ रेन, हमारे पास कुछ समय के बाद वर्षा लगने लगी, और as a result of rain after some time it gets partially filled with the water so that the mass of the wagon becomes m2। भाई पहले मास m1 था, क्यों, क्योंकि खाली था, बाद में यही मास m2 हो गया and speed becomes v2। अब ध्यान से देखना, taking the rain to be falling vertically and water is stationary inside the wagon, the relationship between the two speeds v1 and v2 हमसे कह रहा है कि अगर पानी वर्टिकली गिर रहा है तो m1 v1 तब था, m2 v2 अब था। याद रखना भाई, कोई भी बॉडी मास सिस्टम हो, हमारे पास दिमाग में एक चीज हमेशा क्लिक करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। भाई बॉडी में हमारे पास सिस्टम वही है, सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। याद रखना, अगर कोई चीज कंजर्व्ड रह रही है तो उसमें क्या होता है, मान लो जैसे मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा हूं, तो मास इनटू वेलोसिटी, राइट।
जब मैंने बोला मोमेंटम कंजर्व्ड है, मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब इनिशियली आपके पास m1 था, m1 की वैल्यू क्या थी, कम थी, तो v1 की वैल्यू ज़्यादा थी। बाद में अगर चूंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब अगर कोई घट रहा होगा तो सामने वाले को बढ़ के उसको कंपनसेट करना होगा। बाद में m2 ज़्यादा है तो v2 कम है। यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसका सही जवाब ही यही है। आगे देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और हाईली चांस है कि ये आपके एग्जाम में आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन में है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी। कह रहा है सैंड फॉल्स वर्टिकली ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट ऑफ 0.1 kg per second. In order to keep the belt moving at uniform speed of 2 meter per second, the force required to be applied on the belt is। ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो ये कह रहा है कि बेसिकली एक कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट मतलब एक स्केलेटर तुम समझ लो, एक बेल्ट है जिसमें दो रॉड और मोटर लगा होता है, वो अपने आप चलती रहती है, गोल गोल घूम रही होती है। एयरपोर्ट पे जो बैग लेके आता है, देखा होगा आप लोगों ने, एक सर्कुलर आउट फ्रेम में रखा होता है, बैग अपने आप आगे चलता रहता है। कह रहा है ना कि सैंड फॉल्स वर्टिकली ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। मान लो ऊपर से एक बैग रखा हुआ है जिसमें होल हो गया है, तो वहां से हमारा सैंड गिर रहा है। सैंड फॉल्स ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट ऑफ, रेट दिया हुआ है किस रेट से गिर रहा है, दैट इज dm/dt, right, that is given 0.1 kg per second. In order to keep the belt moving at uniform speed of 2 meter per second, अगर बेल्ट हमारी एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से, v का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, फिर पूछ रहा है द फोर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाइड ऑन द बेल्ट। अगर ध्यान से देखोगे आपसे फोर्स पूछ रहा है। और अब मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास जब हम फोर्स पढ़े थे बचपन में, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट वाज फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt, है ना। और p क्या होता है भाई, p इज इक्वल टू वॉट, mv, है ना। और अगर आपको u डॉट v का डिफरेंशिएशन आता है, दैट इज व्हाट u डैश v प्लस v डैश u, तो ये बहुत मजेदार लगेगा आपको। अभी तक आप फोर्स का फॉर्मूला बोलते थे मास इनटू एक्सेलरेशन, बट माय डियर, दो ये एक फॉर्मूला होता है, बट हमारे पास एक और सिस्टम होता है जो अपन बोलते हैं वेरिएबल मास सिस्टम। अब ध्यान से देखना, जब dp/dt लिखा हुआ है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, dmv/dt, राइट और रॉन्ग। अब ध्यान से देखो, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। दो केस होगा, एक बार हमारा मास कांस्टेंट होगा और एक बार वेरिएबल मास होगा। दोनों केस में हम इसको समझेंगे। ये होता क्या बेसिकली, पहले ये होता है m dv/dt प्लस v dm/dt। यहां पे भी वही होगा भाई, m dv/dt प्लस v d, नहीं गलत हो गया, सॉरी, यहां पे क्या होगा भाई, वही होगा, पागल है ये लड़का, ओके सॉरी, m dv/dt प्लस v dm/dt। ध्यान से देखना, जब हमारे पास मास कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा भाई, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है ना भाई। सो मास कांस्टेंट है, मतलब dm/dt जीरो हो गया, और ये फोर्स का ही फॉर्मूला अपन लिख रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा फोर्स इज इक्वल टू m dv/dt। और अभी हमने देखा था एक्सलरेशन क्या होता है भाई, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो यही तो फॉर्मूला आप रट के घूम रहे हो मार्केट में। अब ध्यान से देखना, जब दूसरा वाला फॉर्मूले में हमारे पास मास वेरिएबल है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, व्हाट डज दैट मीन, कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू v dm/dt। हमारे केस में वेलोसिटी कांस्टेंट था इसलिए हमने जीरो लिखा। अगर किसी केस में वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तब क्या होगा, ये सेम फॉर्मूला होगा m dv/dt प्लस v dm/dt। याद रखना है एनडीए में तो ऐसा ही केस देखने मिलेगा, इसलिए इसी फॉर्मूले पे अगर आप पुट करके देखो आपको समझ में आ रहा होगा। v आपके पास दिया हुआ है,
और dm/dt दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू v dm/dt, राइट। सो v आपको दिया हुआ है, dm/dt आपके पास है, आपके पास आंसर आ गया है। आशा और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार वापस देख लीजिए सारा सॉल्यूशन एक साथ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर है ये वर्क पावर एनर्जी। पूरा चैप्टर अगर पढ़ना होगा प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, अपन 15 मिनट में पूरे चैप्टर को एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेंगे वर्क पावर एनर्जी को। अब देखो कह रहा है कि हमें सवाल क्या कहता है, द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 8 kg अप अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन 2 सेकेंड। एक बंदा है हमारे पास, वो क्या कर रहा है, एक ग्राउंड से एक सामान उठा रहा है। द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास, इसका मास कितना भाई 8 kg। ये बंदा हमारा ग्राउंड पे खड़ा है, वहां पे एक मास है 8 kg का, बोल रहा है कि इसको वर्टिकली उठाने में 4 मीटर कितने टाइम में भाई 2 सेकंड में कितना पावर लगेगा। तो पावर का डिफिनीशन पता होना चाहिए, अगर डिफिनीशन पता है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है तो ये पता होना चाहिए क्या पुट करना है और कब आंसर मिलेगा। ध्यान से देखो, अब तीनों चीज को समझते हैं। पावर इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज वर्क अपॉन में टाइम, एंड वी ऑल नो दैट वर्क वाज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स डॉट नॉट मल्टीप्लाइड बाय, इट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और इसी को अपन बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, या फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। ये दो लाइन होती है, कैसे होती है, जब हमारे पास देख लो समझ लो वर्क को डॉट एस बोलते हैं, मतलब एफ एस बोल सकते हैं कि नहीं, मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग फोर्स, या तो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ये दो लाइन लिखते हैं अपन, हमारा इसी से काम हो जाएगा। फोर्स मतलब इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा, अगर ये आदमी यहाँ पे सामान है इसको ऊपर उठाया, बट फोर्स तो हमारा नीचे लग रहा होगा ना mg का, दैट इट मल्टीप्लाइड बाय 10 mg, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई 4, और थीटा कितना है, ऊपर जा रहा है पार्टिकल और नीचे लग रहा है पार्टिकल, देखो ध्यान से देखो, पार्टिकल ऊपर जा रहा है mg नीचे लग रहा है, थीटा कितना है भाई 180 यू ऑन लो, है ना भाई। cos 180 कितना होता है भाई -1, बट दैट डिनोट्स व्हाट, ओनली सेंस ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज ये कंज्यूम हो रहा है ना, पावर लग रहा है उसका हमारा इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा, राइट। अगर किसी को और डिटेल में समझना होगा, जैसे हमारे पास एक टॉपिक बच रहा है एनर्जी। एनर्जी हमारे पास जो बॉडी की होती है, इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। याद रखना एनर्जी हमारे पास कई फॉर्म में होती है, है तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, वर्च्यू ऑफ पोजीशन है या शेप ऑफ साइज कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी है तो उसे पोटेंशियल, हीट थर्मल एनर्जी बोलेंगे, दूसरी एनर्जी है तो लाइट एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है भाई, बट हमें मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बाद में अभी कुछ देर बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। ये तीन चीज अगर सीख लिया तुमने मजा आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे। अ मास इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग दैट हैंग्स वर्टिकली, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज 6 सेंटीमीटर ऑन अर्थ, द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज its value on the surface of earth, the extension of the spring on the moon would be। कुछ नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं बोलता हूं तुम्हें क्वेश्चन कभी एक फ्लो में पढ़ो वो अलग बात है, बट जैसे जैसे पढ़ रहे हो वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाओ, मजा आ जाएगा। कह रहा है कि a mass is attached to a spring that hangs vertically। लो भाई, आपके पास एक स्प्रिंग है जहां से एक मास है वो अटैच्ड है और हैंग्स वर्टिकली, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज 6 सेंटीमीटर ऑन द अर्थ। जब ये चीज अर्थ पे है तो इसके ऊपर mg फोर्स अर्थ का लग रहा होगा, राइट।
द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो अगला लाइन दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि जब अर्थ पे इसको फैलाया गया तो मान लो नेचुरल लेंथ इसकी इतनी है, तब वो बढ़ के 6 सेंटीमीटर और हो गई थी अर्थ पे। फिर एक डेटा दिया हुआ है आपको, कह रहा है कि द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, जी मून, is 1/6 of its value on the surface of earth, GE by में 6. The extension of the spring on the moon would be, जब ये एक्सलरेशन ड्यू टू वैल्यू है मून पे, तब मून पे स्प्रिंग कितना एक्सटेंड कर होगा। डिफरेंट एक स्प्रिंग को लटकाया तो हमें मिला मास m और अर्थ की g, वो हो गया फोर्स, और स्प्रिंग कांस्टेंट हमें नहीं पता है माइनस के, हाँ x पता है, दैट इज व्हाट 6 सेंटीमीटर। सो यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू पता चल जाएगा, दैट इज माइनस mg/6। अगेन माइनस साइन कुछ भी नहीं होता है, इट इज ऑलवेज द सेंस ऑफ डायरेक्शन, इट डिनोट्स द सेंस ऑफ डायरेक्शन। चूंकि हम लोग फोर्स लगाते हैं स्प्रिंग में इस साइड, बट हमारा स्प्रिंग अपोजिट साइड में फोर्स लगाता है, इसीलिए वो माइनस साइन आता है। बट बात करें मून पे, मून पे भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो मून पे जो फोर्स है दैट इज व्हाट m, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या है, g/6 इज इक्वल्स टू अगेन माइनस के एक्स। हमें यहाँ पे x फाइंड करना है, हमें स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू पता चल चुका है, दैट इज mg/6 is equals to minus k and again multiplied by minus mg/6. So minus minus will become plus. ये k की वैल्यू है माय डियर, ये हमारी k की वैल्यू है। अगर ध्यान से देख रहे होगे तो माइनस k की जगह ही हमें mg/6 रखना है, माइनस ऑफ mg/6, और x हमें पता करना है। ये चीज़ माइनस से माइनस कैंसिल आउट, दैट विल बिकम प्लस mg/6 से mg/6, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन आया हमारे पास। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, एक बार आप देख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 5 सेकंड का टाइम होगा आपके पास, 5, ओके आगे बढ़ेंगे। भाई ये क्वेश्चन क्लास 9 एनसीईआरटी का एज इट इज रेप्लिका है, ध्यान से देखना। कभी कभी ऐसे इजी सवाल भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम रिकॉर्ड्स द ओडोमीटर, अगेन इजी क्वेश्चन। ओडोमीटर इज अ डिवाइस विच measures the distance covered, speedometer is a device which measures the speed। या ध्यान से देखना, राम records the odometer reading of his car for the distance covered from 2000 किलोमीटर at the start of his journey and 24, मतलब भाई टोटल डिस्टेंस तो बंदे ने कितना कवर किया, ये तो स्पीडोमीटर की रीडिंग है ना भाई, फाइनल रीडिंग इतनी है, इनिशियल इतनी थी। मतलब अभी हमने ये चीज देखा था, एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, बचपन में हम लोग को ये पढ़ाया जाता है ना भाई, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम टेकन। तो भाई 400 अपॉन में टाइम कितना लगा भैया, 8 घंटा, सब किलोमीटर में है। याद रखना कोई भी फॉर्मूला हो उसे हमें एसआई यूनिट में खेलना होता है, सब कुछ एसआई यूनिट में है। 4 से 2, 4 से 100 और 2 से तुम्हारा 50, आंसर आ गया भाई। ये बहुत ही आसान हो जाता है, कब, जब आपको पता हो कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्या हमारा आंसर होगा। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है भाई, तुम्हें पढ़ने के टाइम देना अनिवार्य है, बिकॉज ये बिना पढ़े नहीं करोगे। प्लीज डू रीड वंस एंड देन विल स्टार्ट डिस्कशन। पॉज द स्क्रीन एंड रीड।
नाउ आई विल कंटिन्यू। द क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगेन जब मैं ये पढ़ाऊंगा चैप्टर ग्रेविटेशन, और मैंने पढ़ाया है ग्रेविटेशन चैप्टर, तो ये पहली लाइन से सवाल है भाई, और कोई भी पढ़ाएगा ग्रेविटेशन, नॉट वेरी स्पेसिफिक कि जस्ट मैं ही पढ़ाया हूँ भाई। इवन एनसीईआरटी खोल के देखोगे आप तो आपको ये चैप्टर वहीं पे इसका आंसर वहीं मिल जाएगा। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, ध्यान से देखना अब। ओके, इसका सॉल्यूशन मैं तुम लोग के लिए लिख के लाया हूँ, बट उसके पहले मैं तुम्हें ग्रेविटेशन का रफ्यू दे देता हूँ कि ग्रेविटेशन चैप्टर में क्या पढ़ना होता है, और उतना ही के लिए। तो ये ग्रेविटेशन है। इस चैप्टर में हमारे पास 4 मेजर एस्पेक्ट होता है जिससे हमारा पूरा कहानी खत्म है। ग्रेविटेशन में पहले हम लोग समझते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद अपन पढ़ेंगे, जब यहाँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लेते हैं तब हमें पता मिलता है जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, डेप्थ एंड थीटा। सबका फॉर्मूला भी पता है आपको, m अपॉन में r प्लस एच का होल स्क्वायर, r माइनस एच का होल स्क्वायर, और जी थीटा इज व्हाट, जी थीटा मतलब जी नॉट माइनस r ओमेगा स्क्वायर। y इक्वल क्या हुआ है, पोजीशन, पार्टिकल का पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। याद रखना कि जब पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम है तब हम लोग क्या करेंगे, में मान लो एफ ऑफ टी है बाई डी टी, अगर एक्सेलरेशन निकालना है डी टी बाई डी टी। एक और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, दैट इज माइनस एम जी। बट अभी हम लोग चूंकि कुछ सीखे हैं तो अपन उसको अप्लाई करेंगे। हमारे पास स्क्रीन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है हमसे कि y बराबर में यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमने क्या किया,
पहली बार इसको NCERT class 9 question as it is in NCERT class 9, no nothing change. But my dear, please read the question from yourself once, pause the screen and solve it. I am here to solve. दिया हुआ है 40 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज केप्ट ऑन अ टेबल ऑर्डर बताना है। ध्यान से देखना स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा आपसे सवाल क्या पूछा हुआ है। पहली बात सवाल समझाता हूँ। हमारे पास मान लो हमारे पास एक वुडन बॉक्स है, अप्लाई करो। वाला और एक आपका बार बी है, तीसरी बार सी है। ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट आपके पास सरफेस एरिया के साथ दिया हुआ है। देखो दूसरी बात, अगर कोई मास रखा हुआ है, मान लो पूरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो तीनों प्लेस पे उसका जो फोर्स अप्लाइड होगा दैट विल कांस्टेंट, दैट विल बी mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली। irrespective of the case it will always be mg in the downward direction. So अगर हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स अपॉन में एरिया। अगर फोर्स तीनों में कांस्टेंट है मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया ज़्यादा होगा मतलब बेस एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। और आपको प्रेशर का ऑर्डर बताना है। तीन केस है, तीनों केस में अगर आप देख रहे होगे, ए वाले केस में एरिया कितना है भाई 200, बी वाले केस में 10 मल्टीप्लाइड बाई 40 दैट इज व्हाट, एरिया इज व्हाट 400, सी केस में आपके पास एरिया है 40 मल्टीप्लाइड बाई 20 दैट इज 800। ये दिख रहा है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप सवाल समझ में आया होगा। सबसे बड़ी बात ये ओरिएंटेशन वाला बात समझना है कि अलग अलग ओरिएंटेशन होगा, अलग अलग अगर ओरिएंटेशन होगा तो अलग अलग फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, बिकॉज अलग अलग सरफेस एरिया का अलग अलग प्रेशर अप्लाई होगा। एक और बहुत ही गुड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, याद रखना। क्वेश्चन कह रहा है यू आर हैविंग 100 ग्राम स्फीयर is moving at a speed of 20 meter per second
and collides with another sphere of mass 50 gram. If the second sphere was at rest prior to the collision and first sphere comes at rest immediately after the collision, considering the collision to be elastic, the speed of the second sphere would be. चलो ये तो अपनी जगह है भाई, याद रखो तुम मेरी एक बात, अगर एनडीए के लिए तुम अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो कोलिजन तुम्हारा दो प्रकार का होगा, एक होगा इलास्टिक और एक होगा इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में केवल और केवल समझ में आ रहा है ये बात? पहले तो आपको स्केप स्पीड पता करना है, स्केप स्पीड का फॉर्मूला पता होना होगा। मान लो तो में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है कि आपके पास स्केप स्पीड जो अर्थ पे है, मानता हूं मैं कि अर्थ है हमारे पास, ये मान लो अर्थ है, अर्थ का मास m है और रेडियस r है, तो जो अर्थ की स्केप वेलोसिटी
कितना है? फोर टाइम्स। अगर हमें दूसरे प्लैनेट चल जाए तो हम स्केप स्पीड लिख सकते हैं उस प्लैनेट के लिए, राइट? सो हमें इस डेटा डैश अपॉन में वॉल्यूम 4/3